रॉकेट फोर्स कमांड ने मकामी तौर पर तैयार करदा फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। पाकिस्तान की फतह 2 मिसाइल हमारे खिलाफ दुनिया के सामने आ चुकी है, भारत के खिलाफ। और पाकिस्तान ने एक फतह 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल का टेस्टिंग किया है और बनाया, क्योंकि विश्व कह रहा है कि उन्होंने अपना बनाया और ये चाइना से लिया हुआ नहीं है। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार क्यों पाकिस्तान ने मिसाइल बनाई। क्योंकि हमको पता है कि ये जितनी तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, ये जाहिर सी बात है भारत के खिलाफ है। बस समुद्र के सतह के पास जाके हवा से लॉन्च करने पे ये 300 किलोमीटर तक आपके किसी भी टारगेट को मार सकती है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और सबसे बड़ी बात समझिए, समुद्र ठीक है, समुद्र की पाकिस्तान की फतह 2 मिसाइल हमारे खिलाफ दुनिया के सामने आ चुकी है, भारत के खिलाफ। क्योंकि हमको पता है कि ये जितनी तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, ये जाहिर सी बात है भारत के खिलाफ है। दोस्तों, फतह 2 मिसाइल ये वीडियो आपके सामने है, सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। दिक्कत की बात हमारे लिए यह है कि दिल्ली से शिमला तक अब पाकिस्तान की फतह मिसाइल के रेंज में हम आ चुके हैं। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बताया है कि पाकिस्तान ने अपनी खुद की ताकत से बनाई हुई विकसित फतह मिसाइल 2 का मिसाइल सिस्टम जो एडवांस है उसका टेस्ट कर लिया है। भाई, अब मैं आगे की बात क्या कहूं। 400 किलोमीटर दूरी की यह मारक क्षमता रखती है फतह 2। फतह 1 भी है, अब ये उसकी एडवांस मिसाइल है। और पाकिस्तान तेजी से ऐसी मिसाइलों को बना रहा है जो खासकर भारत को नजर में रखकर वो बना रहा है। तो जाहिर सी बात है, भले ही मोदी जी चुनाव में व्यस्त हों, लेकिन यहां दुश्मन तेजी से तैयारी में है। सब तमाम बड़ी बड़ी खबर आपके सामने। अभी श्रीलंका को भारत ने मदद दी और श्रीलंका को हमेशा भारत हम मदद देते रहते हैं, लेकिन श्रीलंका ये देखिए पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका शेक हैंड 2 जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। शेक हैंड 2 इसका नाम है, ठीक है। और पाकिस्तान की फौज और श्रीलंका की फौज मिलकर काउंटर टेररिज्म के नाम पर यह मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। जो मुल्क पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है, अब वो नजर आ रहा है कि भैया वो तमाम देशों के साथ क्लोज हो रहा है। हमारे हाथ से लगता है श्रीलंका भी गया। हमारे मुल्क को पनौती किसकी लगी, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। वहीं पाकिस्तान कितनी तेजी से कहां तक चीन में घुस सकता है, आप खाली इस वीडियो को देखिए। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, भाई ये शोशान, हुनान, हर जगह चाइना में घूम रहे हैं। चाइना की फैक्ट्रीज, चाइना की कंपनियों में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जा रहे हैं। चाइना के स्टाइल में झुककर वहां लोगों को सलाम दुआ कर रहे हैं। उनका रेड कारपेट पर चाइना स्वागत कर रहा है। भारत को पोर्ट की कमी हो रही है। भाई, हमसे ईरान का पोर्ट चला गया, हमें ट्रेड करने के लिए कोई और पोर्ट तो चाहिए ही होगा। ग्रीस भारत का एक अच्छा दोस्त बना हुआ है। ऐसे में अब भारत कोशिश कर रहा है कि ग्रीस का पोर्ट किराए पर लिया जाए। न्यूक्लियर लैंग्वेज में उसको क्रिटिकल होना कहते हैं। और पाकिस्तान ने एक फतह 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल का टेस्टिंग किया है और पहले भी करते आए हैं, लेकिन ये एक और उनकी एक तरह से कहा जाए तो एक और अचीवमेंट है। तो चलिए सबसे पहले आज बात करेंगे कि खासतौर से बांग्लादेश के जो पहला रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो क्रिटिकल होने जा रहा है और फिर वो पावर पैदा होती चली जाएगी। पाकिस्तान ने फतह 2 मिसाइल का टेस्टिंग किया है और ये 400 किलोमीटर दूर मार करने वाली एक पूरी की पूरी जो है एक मिसाइल है। और पाकिस्तान की वैसे मैंने पहले भी खबर दी थी कि उनको जो सबमरीन से हैंड ओवर हो रही हैं इस हफ्ते, खासतौर से चाइना के द्वारा, और वो AIP की सारी सबमरीन हैं जो काफी मॉडर्न मानी जाती हैं, जिसके लिए इंडिया ने भी ऑर्डर दिया है। वो जर्मनी से 2035 तक, 2032 के बाद ही मिलेंगी एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन उनको अभी मिल गई है। और 2028 के अंदर उनका प्रॉपर पाकिस्तान नेवी के अंदर इंडक्शन हो जाएगा पूरी तरह से तैयार होकर, जिसे क्या कहते हैं कि 100% रेडी जो होती है विद वेपन्स एंड एवरीथिंग। तो 2028 और 2 साल के अंदर इंडक्शन हो जाएगा, जबकि इंडिया के अंदर इंडक्शन होते होते मुझे लगता है 2035 जाएगा AIP की वो जो है। और ये एक जो यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो फतह 2 मिसाइल का जो अभी लॉन्चिंग हुआ है, जो टेस्टिंग हुआ है, और इसमें भी काफी पावरफुल इसको मिसाइल के रूप में देखा जा रहा है। वैसे फतह ईरान की भी मिसाइल है, मैं आपको बताऊं तो ऐसी बात नहीं की गई है। पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज मिसाइल बनाने का दावा किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। स्कैल्प आप जानते हैं, बहुत डेडली मिसाइल एयर टू एयर, और इधर ये कहा जा रहा है कि हमने तैमूर इधर से लॉन्च कर दिया है। राफेल फाइटर से लॉन्च होने वाली स्कैल्प के जवाब में इधर जुगाड़ू टॉर्पीडो लॉन्चर से ये भेजी जाने वाली तैमूर, और इसका कुछ और जरा स्पेसिफिकेशन जान लीजिए कैप्टन श्याम से।
देखिए, तैमूर मिसाइल सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं पाकिस्तान की तरफ से। वैसे तो सब नाम रखने में नहीं, नाम लगा के नाम लिखने में तैमूर या उसके बियॉन्ड भी कुछ तैमूर नाम रखा उन्होंने, इंडिजिनस कहते हैं कि उन्होंने अपने यहाँ इसको बनाया है। तो ये मैं मान के चलूं कि उन्होंने अपना बनाया, क्योंकि ये विश्व कह रहा है कि उन्होंने अपना बनाया और ये चाइना से लिया हुआ नहीं है। और ये देखिए एयर टू सरफेस मिसाइल है, और एयर टू सरफेस मिसाइल में स्कैल्प की बात हमने की थी। तो स्कैल्प के तुलना में इसको कहा जाए तो कहते तो इसकी 600 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है, ये हल्की मिसाइल है। और JF-17 में इसका इंटीग्रेशन वो कर रहे हैं, अगले साल तो इसको लाएंगे। JF-17 के साथ इसका इंटीग्रेशन होने का कुछ मकसद है, और उसके साथ भारत के लिए एक खतरा बनता है और एशिया के लिए खतरा बनता है, क्योंकि ये सी स्किमिंग मिसाइल है, नैप ऑफ अर्थ मिसाइल है। जमीन के बिल्कुल सतह के पास, समुद्र के सतह के पास जाके हवा से लॉन्च करने पे ये 300 किलोमीटर तक आपके किसी भी टारगेट को मार सकती है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और सबसे बड़ी बात समझिए, समुद्र सर ठीक है, समुद्र की प्रॉब्लम है। ये जो है इन्होंने इंडिजिनसली डेवलप की है क्या, नंबर 1। नंबर 2, क्या इन्होंने इसका टेस्ट कर लिया है? क्या ये दुनिया में, क्या ये वॉर के किसी फ्रंट पे इसने अपना कैपेबिलिटी प्रूव भी कर दिया, या ब्रोशर में लिखे हुए स्पेसिफिकेशन है सर इसके? ये भी बताना जरूरी है। जरा बता दूं आपको कि 2022 में इन्होंने टेस्ट करके सब कर लिया। तो आपको ये भी बता दें कि अगर उस तैमूर के नाम पर, जिसके वो तैमूर लंग जो था, वो लंग इसलिए उसमें नाम में था क्योंकि उसका लंगड़ा था एक पैर से। तो अगर इन्होंने ये तैमूर उसी के नाम पर रखा है तो ये भी पक्का मुझे लगता है ये हथियार लंगड़ा होना। सब सोनिक है, सब सोनिक है। ये बोलते हैं कि 600 किलोमीटर मार देंगे, बोलते हैं इफेक्टिव है 250 किलोमीटर, बोलते हैं वो हम कहते हैं नैप टू अर्थ, वो कह दिया कि इसको हम एंटीशिप में यूज करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन तो बहुत सारे बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐड कर दूं मैं जल्दी से। देखिए ये क्या है, इस मिसाइल को, ऐसे मिसाइल को लेकर मैं उड़ा हूं लगातार, सीगल मिसाइल के साथ खेला हूं मैं। 0.8 मैक की थी, 0.7 मैक की मिसाइल से। एयर टू सरफेस मिसाइल की स्पीड जनरली इसी रेंज पर होती है, क्योंकि इनका उपयोग दूसरे तरह से होता है, सरफेस टू सरफेस फायरिंग में नहीं होता। सी में इनके पास JF-17 के साथ इनका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए हमारी फ्लीट 40 किलोमीटर पे बैठी थी। नहीं, अगर हुआ होता तो हमें दूर रहना पड़ेगा। उनके पास एसेंस नहीं है मैरीटाइम पेट्रोल के साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि बना तो लिया लेकिन इंटीग्रेशन नहीं हुआ इसका। आज हमें चेतावनी दे रहा है वो कि आपको 400 किलोमीटर दूर से लड़ना पड़ेगा समुद्र में, क्योंकि वो उसका खतरा रहेगा। वो निकलेगा कराची से, आपको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के बाहर से रह के अटैक कर देगा हमारे फ्लीट पे। ये नमस्कार दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान कभी भी उठ के भारत को धमकी दे देता है कि हमारे पास में मिसाइलें हैं, हमारे पास में परमाणु हैं, हम कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। आज जो पाकिस्तान धमकी देता है वो अकेले धमकी नहीं देता है, बल्कि 2 देश भी उसके साथ में मिले हुए हैं। क्योंकि अगर इन दोनों देशों ने पाकिस्तान की मदद नहीं की होती ये हथियार बनाने के लिए, मिसाइल बनाने के लिए, तो ये दुनिया में किसी देश को धमकी देने लायक भी नहीं बचता। मतलब एक मिसाइल बनाना तो दूर की बात है, ये खुद की सुरक्षा के लिए एक छोटा मोटा हथियार भी बनाने के काबिल नहीं था। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार क्यों पाकिस्तान ने मिसाइल बनाई, आखिरकार क्यों उन दोनों देशों ने पाकिस्तान की मिसाइल बनाने में बहुत ज्यादा मदद करी, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान ने अब तक, शुरू से लेकर अब तक, कौन कौन सी और कितने प्रकार की कैसी कैसी मिसाइलें बनाई हैं, सबके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में पाकिस्तान के लिए एक लाइन जरूर से लिखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप जरा देखिए, यहां पर आपको दिख भी नहीं रहा होगा कि भारत पाकिस्तान अलग अलग मैप है ना। मैं यहां ड्रॉ कर देती हूं, आपको समझ में आ जाए। देखिए जरा, आप बंटवारे का समय था 1947 का। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना। ये कोई देश थोड़ी है, ये भारत की वो भूमि है जिसके ऊपर मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है कि नहीं। तो वो भूमि कभी भी भारत ले सकता है, और यही डर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मन में भी सता रहा है कि भाई साहब हम अलग तो हो गए, अलग देश तो बन गए, पर कभी भारत का दिमाग घूम गया और भारत ने अचानक से अटैक कर दिया और ये जमीन भी ले ली, तो हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे। इसके लिए खुद की सुरक्षा तो करना पड़ेगा। और उसके कुछ समय बाद ही एक भयानक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में पाकिस्तान की अकल ठिकाने भी आ गई। आप सभी जानते हैं कि 1971 का जो वार हुआ था, उस वार में पाकिस्तान का एक टुकड़ा हुआ, और टुकड़े से जन्म हुआ बांग्लादेश का, है ना, बांग्लादेश बना। और ये जो युद्ध हुआ था 1971 का, जिसमें पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने इंडियन आर्मी के सामने घुटने टिका दिए थे। 90,000 सैनिकों ने। और जब 90,000 सैनिकों ने यहाँ घुटने टिकाए तो पाकिस्तान वालों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हमारे ना तो आर्मी वाले ढंग के हैं, ना हमारे पास में हथियार ढंग का है, ना हमारे पास में मिसाइलें ढंग की हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास में। अगर फ्यूचर में फिर से भारत के साथ लड़ाई हुई तो इस बार तो ये टुकड़ा करके गया है, अगली बार हो सके हमें यहाँ से भगा दे और ये वाला हिस्सा भी वापस मिला ले। क्योंकि आज भी देखो ना, पाकिस्तान से आवाज आती है, बलूचिस्तान वाले भारत से मदद मांगते हैं, हमें अलग कर दो। सिंध वाले बोलते हैं भारत के अंदर मिला दो। पंजाब वालों की अलग ही कहानी चलती है। खैबर पख्तूनवा वाले बोलते हैं कभी अफगानिस्तान कभी भारत।
तो ये बात पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि एक टुकड़ा करवा के पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना सकता है भारत, तो हो सकता है कल से यहां पे भी हमला कर दे, और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और आपको मैं यहां पर आगे की बात बताऊं, उससे पहले ये भी जरा सुन लो आप कि 1971 के अंदर जो भारत और पाकिस्तान का वार हुआ था और उसमें 90,000 सैनिकों ने हमारी इंडियन आर्मी के सामने जब घुटने टिकाए थे, तो उस समय हमारे यहाँ सरकार हुआ करती थी आयरन लेडी की, यानी इंदिरा गांधी जी की। हमारे कब्जे में थे पाकिस्तान के 90,000 सैनिक और पाकिस्तान के कब्जे में थे हमारे 95 सैनिक। ये 90,000 सैनिकों को बख्श दिया गया, छोड़ दिया गया, पर ये 95 सैनिक कभी भी आयरन लेडी वापस नहीं लेके आ पाई। उसके लिए आप क्या लिखना चाहेंगे, लिखिएगा जरूर से, है ना। अब पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत की तरफ झुकाव न रखकर हमें ऐसे देश को ढूंढना पड़ेगा जो भारत का दुश्मन हो और वो हमारा साथ दे सकता हो। इसके मन में सबसे पहला सवाल आया कि चाइना की तरफ चलते हैं, चाइना ठीक है अपनी मदद कर देगा। जैसे ही चाइना की तरफ इसने झुकाव किया पाकिस्तान ने, और चाइना वाला बड़ा खुश हो गया। चाइना पहले से ही भारत को दुश्मन समझता है और भारत का दुश्मन यहां पर आया हुआ है, तो उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे। उनके सामने हाथ जोड़ी करी कि माई बाप हमारी मदद कर दो, क्योंकि आप अगर मदद नहीं करोगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पास में ना किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी है, ना कोई मिसाइल है, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। आप देखो 1971 में युद्ध हुआ, 1974 में स्माइलिंग बुद्धा चलाया गया था जिसमें परमाणु परीक्षण हुआ, हालांकि वो ज्यादा सफल ना हो सका, पर भारत वहां तक पहुंच गया है और हम आज भी कुछ नहीं है। तो कल हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आएगी, तो चाइना वालों ने बोला कि ठीक है हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। चाइना ने मदद क्यों करी थी बताइए। चाइना का स्वार्थ यही था, उसका हथियार बिकेगा। दूसरा, चाइना भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है कि दुश्मन के पास में जाकर उसके नाक में दम करना सबसे बड़ी बात है। तो इसने पाकिस्तान की मदद कर दी, और जब पाकिस्तान की मदद करी तो उसे टेक्नोलॉजी, डिजाइन सब कुछ दे दिया, और उसी से पाकिस्तान ने 1980 के दशक में 1980 से लेकर 1990 के दौर में एक बहुत ही कमजोर मिसाइल बनाई थी। हालांकि मिसाइल बनाई तो थी, है ना।